अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नियो पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा इजाज खान। सुबह के बज रहे हैं 9 और प्रोग्राम का आगाज करेंगे लाहौर वालों को मुबारकबाद देने के साथ। जी हां, लाहौर कलंदर की शानदार फतह था जिसका इंतजार वो लम्हा आ गया। चेहरों पर खुशियां सजाए, नारे लगाते अपनी टीम्स को सपोर्ट करने का क्रिकेट शायकीन को पूरा एक माह हंसने खेलने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का बाकायदा आगाज हो चुका है और मुल्तान के बासियों ने इफ्तिताही तकरीब में भरपूर शिरकत की है। गुलकारा आयमा बेग ने कौमी तराना पढ़ा, आगाज किया और तकरीब में हमने वर्चुअल रियलिटी का भी खूबसूरत मुजाहिरा देखा। तकरीब में साहिर अली बग्गा, आयमा बेग ने शानदार परफॉर्मेंस की, 4 चांद लगाए जाए, जबकि शेगिल, आसिम अजहर और फारिस शफी ने ऑफिशियल सॉन्ग PSL का पेश किया। PSL के इफ्तिताह के मौके पर खूबसूरत आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया, जिसे फजा रंगों रोशनियों से भर गई। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के मैचेस 4 शहरों में खेले जाएंगे और मजमूई तौर पर 34 मुकाबले होंगे और इस साल 21 गैर मुल्की और 10 से जायद मकामी खिलाड़ी डेब्यू करेंगे। सरबराह PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने जब बात की, गुफ्तगू की, तो उन्होंने अपने खिताब में कहा कि आइंदा साल कोयटा, पेशावर में भी मैचेस करवाएंगे और PSL ने आवाम को बहुत असासे दिए हैं। नजम सेठी का इस इफ्तिताही तकरीब के मौके पर क्या कहना था, आपके साथ शेयर करते हैं। मैच के हवाले से मजीद भी बात होगी, तज्जिया एनालिसिस भी शेयर करेंगे और आज के होने वाले मैच पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे ऑन टॉप स्टोरीज। तहरीक इंसाफ की एक और तहरीक, 90 रोज में इलेक्शन वरना आइन बचाओ मुहिम का आगाज। PSL का शानदार आगाज, हर कोई खुशी से निहाल। हम किसी से कम नहीं, जहानत का आलमी मुकाबला, सानिया आलम के नाम। अजीबो गरीब चोट, लाहौर की आवाम हैरान और परेशान। तो नाजरीन, क्रिकेट पर बात करते हैं, PSL सीजन 8 के हवाले से बात करते हैं और कल की होने वाली लाहौर कलंदर्स की जो फतह है, जो जीत है, मुल्तान सुल्तान को 1 रन से महज शिकस्त दी। जो लास्ट ओवर्स थे खासी सनसनी में मुब्तला हो गए क्रिकेट लवर्स के लिए। तो कल के मैच के ऊपर एनालिसिस लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम खालिक साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, गुड मॉर्निंग। आपने हमें ज्वाइन किया इन नियो पाकिस्तान। कल का मैच, इफ्तिताही तकरीब, रंगारंग रोशनियां, कैसी ओपनिंग लगी आपको? वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स फॉर हैविंग मी। बड़ा जबरदस्त आगाज हुआ और इससे अच्छा PSL का आगाज हो ही नहीं सकता था। इतनी रंगारंग तकरीब जिससे लोग बहुत लुत्फानंदोज हुए और उसके बाद फिर मैच इतना इंटरेस्टिंग कि आखिरी बॉल तक पता नहीं चल रहा था कि कौन जीतेगा, लेकिन आखिरकार लाहौर ने फतह हासिल की और दोनों फाइनलिस्ट टीमें थी पिछले साल की, तो एक सनसनीखेज मुकाबले की तवक्को तो थी, लेकिन इतना नहीं लग रहा था कि इतना जबरदस्त मैच होगा। और पहले ही दिन आप देख लें कि अच्छा मैच, अच्छी ओपनिंग सेरेमनी, PSL का एक अच्छा माहौल बन गया। अच्छा, लाहौर कलंदर्स की फतह पर आप क्या कहेंगे? कल दोनों जो टीम्स थी, तज्जिए किए जा रहे थे कि कौन सी टीम अपना बदला पूरा करेगी। ऑब्वियसली लास्ट ईयर भी फाइनल में थी, लेकिन लाहौर कलंदर की जानिब से शानदार परफॉर्मेंस हमने देखी। फखर ने भी बहुत अच्छा स्कोर किया, प्लेयर ऑफ द मैच भी कल वो रहे, लेकिन आखिरी ओवर में जाकर ऐसा लगा कि मैच स्टक हो जाएगा, कोई भी जीत सकता है। मुल्तान सुल्तान ने भी बड़ी जान लगा दी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान ने काफी जान लगा दी, लेकिन मुल्तान सुल्तान की जो गलती मुझे नजर आई वो ये थी कि उन्होंने विकेटें आखिर तक बचाए रखी और ऐसा नहीं किया कि रन रेट इतना कर लेते। जब विकेटें थी तो चांस लेते, लेकिन पता नहीं वो क्या चाह रहे थे। आखिर ओवर में विकेटें उनकी गंवाई, वरना विकेटें घर लेके गए, क्या फायदा क्या हुआ। शुरू से ही एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप 100 की उनको मिल गई थी, उसके बाद फिर इतनी मजबूत बैटिंग लाइन थी, तो उनको तो हंसते खेलते हुए हदफ अबूर करना चाहिए था, लेकिन हो नहीं सका। हमें लाहौर के बॉलर्स को भी दाद देनी चाहिए। शाहीन की वापसी हुई, काफी अरसे बाद इंजरी के वजह से बाहर रहे थे, लेकिन बड़ा अच्छा उन्होंने कमबैक किया, यॉर्कर्स उन्होंने अच्छे किए। तो ओवरऑल लग यही रहा था कि लाहौर का दिन है। एक वक्त ऐसा भी आया था जब मुल्तान के हवाले से लग रहा था कि वो आराम से जीत जाएंगे, लेकिन रिजवान आउट हुए, चीजें चेंज होती रही। अच्छा, रिजवान की शान की जो पार्टनरशिप थी बड़ी जबरदस्त रही। रिजवान ने बड़ा अच्छा नंबर ऐड किया, शान मसूद ने भी उनका साथ किया, 100 तक स्कोर को वो ले गए। उसके बाद जैसा कि आप कह रहे हैं कि जब रिजवान आउट हुए तो फिर उसके बाद हमने देखा कि मैच का जो पासा था वो थोड़ा थोड़ा बदलता हुआ हमें दिखाई दिया, लेकिन रिजवान एक अच्छी इनिंग्स खेल कर गए।
एक्सीलेंट इनिंग रिजवान की, बहुत अच्छी फॉर्म में थ्रू आउट बड़ा अच्छा परफॉर्म करते चले आ रहे हैं। वो अभी बांग्लादेश लीग से वापस आए, वहां भी उन्होंने बहुत जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया और कल भी अच्छा खेले वो। लेकिन जो मसला आ रहा है ना वो ये है कि रिजवान और शान मसूद दोनों को जो स्टाइल है ना वो एक जैसा है। रिजवान भी शुरू में थोड़ा चांस नहीं लेते और शान मसूद भी जरा इसी तरह खेलते हैं। अगर ऐसा हो कि एक रिजवान हो और दूसरा ओपनर ऐसा हो जो चांस ले, थोड़े फखर की तरह थोड़ा एग्रेसिव आए और खेलने की कोशिश करे, रन रेट शुरू से ही हाई रहे, तो उससे मुल्तान को फायदा होगा। दोनों एक जैसे अगर ओपनर्स होंगे तो फिर वो अपनी इनिंग्स की तश्कील देते रहेंगे और उससे फिर टाइम ज़ाया होगा, फिर आखिर में मसला पड़ जाएगा इनको। तो मुल्तान को इस जानिब देखना पड़ेगा, क्योंकि 100 की पार्टनरशिप हुई, अच्छी हुई, लेकिन अगर आप शान का स्ट्राइक रेट देखें तो 110 या 108 वैसा ही है। और ये T20 में और खासतौर पे आजकल जो क्रिकेट हो रही है वो इतना अच्छा नहीं है। अच्छा सलीम खालिक साहब, अब हमने कल देखा, कल अच्छा स्कोर ऐड किया गया। अगर दोनों टीम्स की बात की जाए तो बल्लेबाजी अच्छी देखने को मिली, लेकिन बॉलिंग में क्या हुआ? शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान, हुसैन तलत, एक एक विकेट ली सबने। अब स्पेशली शाहीन भी काफी देर के बाद अब उनकी एंट्री हुई है, आपको फिट दिखाई दी है, क्या कमेंट करेंगे उनकी क्रिकेट पर? बिल्कुल फिट है और अब खेले हैं पहला मैच, आहिस्ता आहिस्ता रिदम में वापस आएंगे। लेकिन शाहीन की बॉलिंग बुरी नहीं थी, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, यॉर्कर्स भी उनकी तरफ से नजर आए, हारिस ने भी बेहतर बॉलिंग की। लेकिन देखिए ये जो पिचेस है ना, जो नजम सेठी साहब ने पहले ही कहा था कि ये सपोर्टिंग पिच होगी और बैट्समैनों को भी मदद मिलेगी, बॉलर्स को भी। लेकिन T20 क्रिकेट की पिचेस ऐसी होती हैं जहां पर बैट्समैनों का ही गेम ज्यादातर होता है, बॉलर्स को इतनी मदद मिलती नहीं। और फिर लोग भी यही चाह रहे होते हैं कि हमें छक्के चौके देखने को मिले। अगर कोई T20 कल मैच होता और 70-80 रन पे कोई टीम आउट हो जाती, दूसरी 10 विकेट से बना लेती है, 5 आउट करके जीती, तो मजा नहीं आता। ये पिच एक आइडियल T20 वाली पिच थी जहां पर 170 प्लस स्कोर हुआ और एक अच्छा एंटरटेनिंग मैच लोगों को देखने को मिला। बॉलर्स के लिए नो डाउट इतनी हेल्प थी नहीं, फिर ड्यू फैक्टर भी आ रहा था, उससे भी थोड़ी उनको प्रॉब्लम हुआ। लेकिन PSL की खासियत यही है कि यहाँ बॉलर्स भी बीच बीच में हावी हो रहे होते, कहीं ना कहीं ऐसे मैचेस आ रहे होते, तो आपको आगे जाके इंशाल्लाह ऐसे मैचेस देखने को मिलेंगे जहां बॉलर भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। अभी भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि इन लोगों की बॉलिंग अभी तो आगाज हुआ है, अब तो आगाज हुआ है। बिल्कुल, बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैचेस जो हैं वो क्रिकेट शायकीन को देखने मिलेंगे। अच्छा, आज का जो मैच है, कराची की टीम भी फेवरेट इस बार देखी जा रही है, काफी तगड़ी टीम है, बहुत सारी चर्चा में भी है, तनकीद भी हो रही है। पेशावर वर्सेस कराची आज मैच खेला जाएगा, कौन सी टीम फेवरेट है, कौन सी टीम तगड़ी है? अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो कहूंगा कराची किंग की टीम जो है ऑन पेपर वो तगड़ी है। पेशावर में अब बाबर आ गए तो बाबर के आने से वो टीम भी मजबूत हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इतने बड़े नाम नजर नहीं आ रहे, खासतौर पे कौमी क्रिकेटर्स के हवाले से। फिर एक हाई इंटेंसिटी वाला मैच होगा, बाबर अपनी पुरानी टीम के खिलाफ खेलेंगे। इमाद के और इनके रिलेशंस भी इतने अच्छे नहीं चल रहे, पिछले जो इंटरव्यूज वगैरह है उससे आइडिया हो गया होगा। आमिर भी हैं, तो थोड़ा मजा आएगा मैच देखने में, रेवलरी भी नजर आएगी। और ऑन पेपर अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे तो कराची की टीम स्ट्रांग लग रही है। ठीक है। अच्छा, इस साल अब जो 21 गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, 10 से ज्यादा मकामी खिलाड़ी अपना डेब्यू कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है टैलेंट हंट भी हो पाएगा? किसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल आपको दिखाई दे रही है? जो प्लेयर्स हैं, कौन आगे अपनी जगह बना पाएगा? आई एम श्योर बहुत ज्यादा टैलेंट भी हमें देखने को मिलेगा इस बार PSL में। बिल्कुल होता है, हर साल नए प्लेयर सामने आते हैं, लेकिन बात यह है कि वो अपनी परफॉर्मेंस का मेयार बरकरार रख पाते हैं या नहीं। जैसे लास्ट ईयर शाहनवाज धानी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, नेशनल टीम में भी आए, लेकिन उसके बाद वो टीम के साथ तो है, उनको ज्यादा मौके नहीं मिले और परफॉर्मेंस भी इतनी उनकी उभर के सामने आई नहीं। तो असल बात ये, शुरू में जब PSL हुआ था तो हमको कई लड़के मिले थे, शाहीन आए, हारिस आए, इवन शादाब आगे आए, फहीम मशरफ आए, हसन अली, ये सारे लड़के ऐसे जिन्होंने क्रिकेट खेल तो रहे थे लेकिन PSL से अपनी सलाहियतों को उन्होंने आगे लेकर गए और बहुत ज्यादा फिर उन्होंने तरक्की की। लेकिन फिर कुछ साल से ऐसा लग रहा है कि एक आध प्लेयर आता तो है लेकिन उस तरह से नाम नहीं कमा पाता जैसे इन लोगों ने किया था। तो अब उसकी वजह क्या है ये समझ नहीं आ रही, लेकिन होपफुली इस साल जो नए लड़के खेले हैं, अभी तो पहला मैच हुआ, आहिस्ता आहिस्ता नए प्लेयर्स आएंगे, हमको आपको भी पता चलेगा कि यार ये लड़का खेल रहा है, इसमें पोटेंशियल है, तो कोई ना कोई टैलेंट आएगा। बाबर ने भी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कराची में, उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि मैं कैप्टनसी तो कर रहा हूँ, साथ में मैं देखते रहूंगा कि नया टैलेंट दूसरी टीमों में या हमारी टीम में कौन सा सामने आ रहा है,
जिससे फिर हम नेशनल टीम के लिए भी फायदा उठा सकें। अच्छा, अब सलीम खालिक साहब, कल की जो ओपनिंग सेरेमनी थी, एक तो थोड़ा सा वो ताखीर का हमने देखा, थोड़ी सी लेट भी स्टार्ट हुई। कैसे आपको पीसीबी के इंतजामात लगे? इफ्तिताही तकरीब आपको कैसे लगी? आतिशबाजी भी हुई, फिर हमने देखा कि थोड़ा सा मिसमैनेज भी हो गया, आग भी लगी कहीं पर, तो के अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक रहा। मगर ओवरऑल आप कैसे, क्या कमेंट करेंगे आप तकरीब पर? ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि बहुत जबरदस्त तकरीब थी और नजम सेठी साहब ने ही पीएसएल शुरू की थी, तो वो वापस आए तो पता चल रहा है कि वो वापस आए। और ना जब दूसरे चेयरमैन जो थे उनकी इस पे इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, ओपनिंग सेरेमनी वगैरह पे, इन सब चीजों पे बजट भी बहुत कम किया हुआ था, लेकिन कल लग रहा था बजट भी अच्छा खासा यूज हुआ है, बहुत अच्छा, फायरवर्क्स भी बहुत अच्छे थे। और वैसे भी जो टेलीविजन पे देखते हुए एक अच्छा इंप्रेशन सामने आ रहा था, परफॉर्मेंसेस जो थी, गुलकार वगैरह जो थे उन लोगों की परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी, फायरवर्क्स भी अच्छा था। वैसे भी ओवरऑल एक बहुत अच्छा जो तासर सामने आया। और कोई भी इवेंट ऐसा जो होता है उसमें ओपनिंग सेरेमनी अच्छी होनी जरूरी है, क्योंकि उसी से हाइप बनती है, उससे ही फिर लोगों के इंटरेस्ट बिल्ड होता है, लोग फिर देखने के लिए स्टेडियम आने की भी कोशिश करते हैं। और उसके बाद जो बाहर देख रहे होते हैं बैरूने मुल्क, चाहे वो क्रिकेटर्स हो या दूसरे लोग हो, उनके ऊपर भी एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि यार ये इवेंट जो है अच्छा इवेंट है, तकरीब से ही लग रहा है। और प्लेयर्स भी फिर सोचते हैं कि यार चलो हमको भी अगर मौका मिले तो हमें यहाँ पे जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी ओपनिंग सेरेमनी थी ओवरऑल अगर हम देखें तो। और मैच भी बहुत जबरदस्त हो गया, तो सोने पे सुहागा हो गया और पीएसएल को बहुत जबरदस्त स्टार्ट मिल गया। अब तो सर आपकी पॉजिटिव बातें सुनकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पॉजिटिव आप तज्जिया कर रहे हैं, लेकिन पीएसएल सॉन्ग पर बड़ी तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पर। और तनकीद करने में तो आपको पता है कि फिर हम पाकिस्तानी जो है वो नंबर 1 है और बाजी ले जाते हैं। पिछले साल हमने देखा कि पीएसएल सॉन्ग को बहुत उस पर तनकीद की गई, नसीबुल्लाल जी ने गाना गाया, बड़ा खूबसूरत गाना था, बाद में लोगों को वो बड़ा पसंद भी आ गया। लेकिन इस बार जो पीएसएल सॉन्ग लॉन्च हुआ है उस पर भी एक मरतबा हम देख रहे हैं कि वो भी तनकीद की जद में है। क्या कमेंट करेंगे? तनकीद की तो आपने बात की ना, तो मैं तो मशहूर ही तनकीद की वजह से हूँ, लेकिन अगर मैं तारीफ कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि वाकई सही हुआ कुछ, क्योंकि अगर मुझे कोई चीज नजर आती मैं जरूर बोलता। और देखिए एक मेन चीज और ये भी है कि हम लोगों की लीग है, ये पाकिस्तान की लीग है, तो थोड़ा बहुत मार्जिन देना चाहिए इसमें। कई ऐसी चीजें हैं जो मैं अभी पॉइंट आउट कर सकता था, मैच से पहले भी एक स्टोरी आई थी बहुत बड़ी, मैं अगर वो देता तो बड़ा एक तनाजा सामने आता, लेकिन अल्टीमेटली उसका नुकसान हमारी लीग को होता और हमारे मुल्क को हवाले से होता। तो इसलिए कई जगह ऐसी आ जाती है जहाँ आप देखते हैं कि यार ये 5 चीजें अच्छी हुई हैं, 2 चीजें बुरी हुई हैं, चलो छोड़ो, हम पाकिस्तानी भी हैं, हमें अपना ये भी देखना चाहिए। तो इसलिए शायद थोड़ा सा मुझ समेत दूसरे लोग भी हैं मार्जिन दे रहे हैं इस चीज पे। और जहां तक गाने की बात आई, गाना तो हर साल आता है और हर साल हम कहते हैं कि यार सबसे पहले हम लोगों को वही अली जफर का गाना याद आ जाता है और हम कहते हैं भाई अली जफर को होना चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो चुकी है कि फिर कोई भी गाता है तो फिर हम उसको इतना पसंद नहीं करते। और आपने वो गाना सुना है, कोई गुलकार है चाहत फतेह अली खान, उन्होंने भी कोई बनाया भी है जी सर, वो अपना उनको कोई सुने ना सुने, लेकिन वो अपना गाना जो है वो सबको सुना देते हैं, वायरल हो जाते हैं। वायरल हो गया, वो चाह भी यही रहते शायद, वो हो गया। तो हमारे यहाँ वो इस तरह के गाने भी वायरल हो जाते हैं, तो फिर तो कोई बेहतर हो तो वो तो कहाँ से कहाँ पहुंचे। लेकिन फिक्र नहीं करें, 1 महीने तक आपको 8 घंटे तक टेलीविजन स्क्रीन पे, 8 घंटे नहीं, मैच के दौरान, मैच के पहले इतना सुनाई देगा सोशल मीडिया में इधर उधर कि जब खत्म होगा आप बोलेंगे वाह भाई क्या जबरदस्त। और बिल्कुल तो जो इस वक्त सर मुल्की हालात चल रहे हैं सलीम साहब, जितनी लोगों में फ्रस्ट्रेशन या एंजाइटी, स्ट्रेस है, जो एक महंगाई की लहर है, उसकी वजह से ऐसे में पीएसएल का होना, एक अच्छे क्रिकेट देखना, अच्छी इंटरटेनमेंट लोगों को देखने का मौका मिलेगा। अच्छा, ओवरऑल अगर मैं टीम्स की बात करूँ, कौन सी पीएसएल में आप इस बार फेवरेट टीम्स देख रहे हैं? देखिए मुझे कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम भी इस दफा बहुत स्ट्रांग लग रही है, सरफराज की ज़ेर क़यादत। और लाहौर कलंदर को आपने देख लिया, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, मुल्तान की टीम भी बैलेंस, सारी टीमें ही अच्छी है। लेकिन ये इवेंट बहुत बड़ा है, 1 महीने तक क्रिकेट होनी है, 6 टीमें खेलेंगी, 2 टीमों को बाहर करेंगी, तो बहुत मैचेस आएंगे, बहुत अप एंड डाउन आएंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि
PSL में जो शुरू में टीमें अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, बाद में वो टीमें जो इनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, जो बुरा परफॉर्मेंस कर रही होती है वो टीमें उठ के सामने आ जाती हैं। तो अभी बहुत अप्स एंड डाउन आएंगे। अभी एक मैच एटलीस्ट सबको खेलने दे तो थोड़ा पता लग जाएगा कि कैसी टीमें हैं। बहुत शुक्रिया सलीम खालिक साहब, हमारे साथ इन कन्वर्सेशन थे। PSL के होने वाले पहले मैच पर तज्जिया रख रहे थे। लाहौर कलंदर्स और उनके चाहने वालों को एक मरतबा फिर से बहुत मुबारकबाद। आज पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का मुकाबला होने वाला है। आई एम श्योर बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा। बेस्ट विशेस टू बोथ टीम्स। ब्रेक की जानी पड़ते हैं और ब्रेक के बाद सेगमेंट्स को मजीद आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और बात करेंगे पाकिस्तान की इस वक्त बिगड़ती हुई इकॉनमी की सूरत हाल के हवाले से। वही लोग नाजरीन जो कभी ये कहते थे कि हम IMF से जान छुड़ा लेंगे, अब अवाम को IMF से मुआहिदे की खुशखबरियाँ सुनाना चाह रहे हैं। खैर ये तो होना ही था। उधर IMF मुज़ाकरात के बाद भी कोई कर्ज मंजूरी की खबर नहीं सामने आई और मुआहिदे को हेडक्वार्टर से मशरूत कर दिया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए ऑनलाइन मुज़ाकरात बहरहाल आज से शुरू हो रही है। बैरूनी कर्जों, ज़र मुबादला के ज़खायर, टैक्सों के नफाज के लिए मिनी बजट पर अमूर तय किए जाएंगे। मिनी बजट में 170 अरब के नए टैक्सेस लगाने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसका खुमियाजा इवेंचुअली अवाम को भुगतना पड़ेगा। मिनी बजट असेंबली में पेश करने की बजाय ऑर्डिनेंस की सूरत में लाने का फैसला किया गया है। और फिर महंगाई में पिसी अवाम पर बिजली के बाद अब गैस से भी हमला किया जाएगा। मुल्की मईशत के समत पर जा रही है, अवाम पर कितना मजीद बोझ बढ़ने वाला है, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ माहिर मईशत फ़ारूक सलीम साहब मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। अब पाकिस्तान 10 रोज़ा तवील मुज़ाकरात हुए IMF के साथ, पाकिस्तान के साथ। अब फिर मजीद जो ऑनलाइन मुज़ाकरात हैं उनकी क्या ज़रूरत आन पड़ी? ऐसी कौन सी शर्त है जो IMF पाकिस्तान से मनवाना चाह रहा है? जी आपने दुरुस्त कहा, 10 दिन के मुकर्ररा वक्त था फरवरी 9, उसमें तय पाया। यहाँ पे एक तफरीक दस्तावेज जो MEFP का जिक्र किया गया था, जो मैकेनिज्म ऑफ वो एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है, वो मुआहिदा नहीं। मुआहिदा जो है वो टेक्निकली कहलाता है SLA, ऑफ लेवल एग्रीमेंट। तो जो था दोनों में आपने जिक्र किया वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट था, वो नहीं हो पाया। अब उसकी वजूहत आपको कुछ अपने इब्तिदाई में बताई हैं कि वजूहत क्या है। डिमांड सबसे बड़ी वाली जो थी वो थी कि रुपए की जो हकीकी वैल्यू है वो मार्केट को उसका तयन करने की इजाजत दी जाए, ये हम मान, और उसके बाद ही वो जनवरी 31 वाला जो मिशन है वो तैयार हुआ पाकिस्तान आने के लिए। अब दो बड़े इश्यूज हैं। एक जिसको हम कहते हैं कि एनर्जी की पॉलिसी क्या या एनर्जी की प्राइसिंग क्या। एनर्जी का मतलब ये है कि पेट्रोल, गैस और बिजली। पेट्रोल की कीमत हमने देख ली 35 रुपए बढ़ी, और मुझे लगता है कि वो मजीद बढ़ेगी, खासतौर पर डीजल की कीमत जो है वो मजीद बढ़ेगी। बिजली की कीमत 15 से 20%, 8, 9, 10 रुपए की यूनिट। और गैस हमने आज सुबह हमें पता चला कि वो 16% से लेके, डिपेंडिंग ऑन आप कितना इस्तेमाल है आपका, वो कहीं 124% तक गैस जो रेट है वो बढ़ है। इसी के साथ साथ जो शरह सूद है उसके ऊपर भी प्रेशर है, उसको भी बढ़ाने का मामला तय हो रहा है। हमारा इशू ये है कि हम मजबूर हैं, हमारे पास खत्म हो गए हैं, और गलती हमारी अपनी है। जो डॉलर्स खत्म होना है उसकी वजूहात जो हैं वो हमारी अपनी गलत पॉलिसीज हैं, और अब हम फंस जाते हैं IMF के पास। मॉडल देखिए, हमारे पास दो ही बचते हैं, एक श्रीलंका है और एक बांग्लादेश है। श्रीलंका ने डिफॉल्ट किया, उसके बाद IMF के पास भागा। जाना IMF फंसी है, चाहे वो डिफॉल्ट से पहले या डिफॉल्ट के बाद। बांग्लादेश ने बहुत अकलमंदी की। बांग्लादेश के ज़खायर कोई $44 के ज़खायर थे ज़र मुबादला के, वो जैसे ही गिरे हैं और 33 अरब पे पहुंचे हैं,
तो IMF भागा गया है, IMF के अब बांग्लादेश भागा था, IMF आए थे और उसने एक हफ्ता पहले से ही गिरे हैं और तेजी तय कर दी है। तो दोबारा IMF भागा गया है, IMF बनना है, बांग्लादेश तो हम बन नहीं पाए, उसने बड़ी अक्लमंदी दिखाई। अच्छा फारूक साहब, जो एक और मसला है, ये तो IMF के शराइत और इसका जो खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ेगा, ये तो हम उसकी भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो एक और दूसरी जानिब बड़ा मसला है वो सर्कुलर डेट का है, जो सॉल्व होता हुआ दिखाई नहीं देता। यानी जो सरकार ने सरकार के पैसे देने हैं, जो इदारों ने इदारों के पैसे देने हैं, वो कौन भरेगा, उसमें दरुस्तगी कब आएगी? PIA ने वापडा के देने हैं, वापडा ने रेलवे के देने हैं, तो ये जो एक चेन बनी हुई है ये सॉर्ट आउट होती हुई कब दिखाई दे रही है? इवेंचुअली सारे जो टैक्सेस हैं, सारा जो बोझ है वो तो बेचारे अवाम पर पड़ रहा है। देखिए, दो किस्म के गर्दिशी कर्जाजात हैं, बिजली के और गैस के, और सबसे बड़ा खतरनाक इशू जो है वो यही है एनर्जी प्राइसिंग में। बिजली का गर्दिशी कर्जा जो आपको 2500 अरब पे बताया जा रहा है, और गैस का गर्दिशी कर्जा जो 2018 में मुझे याद आता है कोई 300-350 अरब का था, अब बताया जा रहा है कि वो 1500 अरब का है। और अगर दोनों गर्दिशी कर्जाजात को आप जमा कर लें तो 4000 अरब रुपए की ये अमाउंट बनती है, और ये पाकिस्तानी मईशत को आप समझिए कि सबसे बड़ी खतरे की घंटी है, और इसके ऊपर हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही। आप याद हो कि उमर अयूब साहब जब PTI के जमाने में पावर के मिनिस्टर थे, हमें यकीन दिलाया करते थे कि इसके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, कम होना शुरू हो गया है, लेकिन फिर 3 या 4 महीने बाद मालूम ये होता था कि जो 1100 अरब का जो कर्जा, बिजली का गर्दिशी कर्जा PTI के सुपुर्द किया गया था 2018 में, जब PTI आ रही थी तो वो लगभग उसको 2200-2300 अरब पे कर गई, 2 गुना बढ़ गया। ये नहीं आ। फारूक साहब, ये भी मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि अभी बहुत सारी ऐसे नासिर है जो पाकिस्तान की जो साख्त है उसको डैमेज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी चर्चा और ये बहुत सारे जो सियासी रहनुमा जब वो मीडिया पर आते हैं तो वो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब नहीं है, ये डिफॉल्ट हो चुका है, बस अनाउंस करना बाकी रह चुका है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इम्पोर्ट बंद हो जाएगी, पेट्रोल की किल्लत हो जाएगी, लोग इशिया जो है उनका जखीरा करना शुरू कर देंगे, मार्केट में चीज़ें दस्तयाब नहीं होंगी, और ऑब्वियसली भी जो एक स्टेटस होता है किसी भी मुल्क का, आप क्या इस पर तज्जिया करेंगे? देखिए, बुनियादी मामला मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का बुनियादी इशू माशी प्रॉब्लम्स नहीं है, हमारे इशू है सियासी। सियासत की वजह से हम इस मईशत की दलदल में पहुंच जाते हैं। आप सोचिए कि फरवरी 28 जो पिछले साल की फरवरी 28 गुजरी है, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने उस रात जो फैसला किया पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी देने का, वो एक क्लियर कट वायलेशन थी जो IMF से वादा उन्हीं की हुकूमत ने किया था, और उसके नतीजे में जो माशी नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा वो उसी एक महीने में लगभग 4 अरब डॉलर का था, जिस तेजी से हमारे जखायर गिरे। दोबारा से एक सियासी फैसला अक्टूबर 2022 में किया गया कि हमने मसनूई तरीके से रुपए को रोक के रखना है, ये PDM की हुकूमत के दौरान किया गया। दोबारा से एक सियासी फैसला और उसका एक बहुत बड़ा माशी नुकसान 23 करोड़ पाकिस्तानियों को उठाना पड़ा। तो मामला यहाँ पे सियासी है, मैं समझता हूँ माशी नहीं है। सियासतदान जो है। अच्छा फारूक साहब, क्योंकि टाइम कम है, मैं शॉर्ट कमेंट लेना चाहूंगी। अब हमें इंतजार है कि IMF से मुआहिदा हो, दोस्त ममालिक हमारा हाथ पकड़े, वहां से भी पैसे आए, मुल्क का निजाम किसी तरह चले। आप समझते हैं कि दोस्त ममालिक की जो गारंटीज हैं वो भी हासिल करने में हम कामयाब हो जाएंगे, वहां से भी किसी किस्म की कोई मदद आ पाएगी? जी, फरवरी और जून के महीने में जो पाकिस्तान की अदायगी हैं लगभग 8 अरब डॉलर की हैं। अगर IMF के प्रोग्राम का हम हिस्सा बन जाते हैं तो इन अदायगियों में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम IMF का हिस्सा नहीं बन पाते तो फिर हम डिफॉल्ट के बड़े करीब चले जाएंगे, और डिफॉल्ट के नतीजे में फिर जरूरी अशिया की किल्लत हो जाती है और निहायत महंगी भी हो जाती है। ठीक, फारूक सलीम साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान के लिए। एनालिसिस रख रहे थे मुल्क की इकॉनमी पर, सूरत हाल पर, और अब जो ऑनलाइन मुज़ाकरात IMF के पाकिस्तान के साथ होने वाले हैं उस हवाले से क्या हो सकता है। बहरहाल प्रोग्राम में बढ़ेंगे एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को, गुफ्तगू को, सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।
गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से। तो नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नई तहरीक शुरू करने का इंदिया दिया है और नई हिकमत अमली के तहत अदालती फैसले के बावजूद 90 रोज़ में आम इंतखाबात अगर ना हुए तो आइन बचाओ तहरीक शुरू की जाएगी। और फिर खान साहब जनरल बाजवा के हवाले से रोज़ कोई ना कोई बात भी लेकर सामने आते हैं। अब उन्होंने एक और नया इंकशाफ किया है कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद जनरल बाजवा ने रूस की मजम्मत का कहा था। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं इस हवाले से, आप भी सुनिए। मैं जब गया, हम तय करके आ गए थे, मैंने सदर पुतिन से तय कर लिया था कि जिस तरह हिंदुस्तान को सस्ता तेल दे रहे हैं, हमें भी वो सस्ता तेल दें। यहां वापस आए तो यहां जनाब हमारा आर्मी चीफ कहता कि नहीं, कंडेम करो रूस को क्योंकि उन्होंने यूक्रेन में इन्वेड कर दिया। हमने उनको समझा, उसको मैंने बताया कि हिंदुस्तान तो नहीं कंडेम कर रहा, अमेरिका का वो स्ट्रेटेजिक एलाय है, क्वाड का मेंबर है, वो तो नहीं कंडेम कर रहा, तो हम क्यों, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए जो हिंदुस्तान रह रहा है। हमारे आर्मी चीफ ने, आप ये सोचें कि खुद एक यानी ग्रेड 22 ऑफिसर ने बैठ के, सिक्योरिटी का सेमिनार था, उसने खुद कंडेम कर दिया रूस को। हम उनसे सस्ता तेल ले रहे हैं, उसने कंडेम कर दिया और अमेरिका को खुश कर। इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आपने जानी है। अच्छा, दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस्लामाबाद में मीडिया टॉक की, कहा कि खान साहब के मुतालिक कि वो ना खुद खेलना चाहते हैं ना वो दूसरों को खेलने देना चाहते हैं। इसके साथ ही बिलावल भुट्टो ने कहा कि जब भी आइन तोड़ा गया है तो उस हवाले से मुल्क को ही नुकसान उठाना पड़े। अच्छा, दूसरी जानिब उधर शौकत तरीन के खिलाफ जो बगावत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, शौकत तरीन की ऑडियो लीक्स की बुनियाद बनाते हुए FIA ने मुकदमे का इंदराज किया और शेख रशीद साहब ने भी एक खत लिख डाला है उस पर। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे मंजरनामे पे। हमारे साथ इम्तियाज गुल साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट तज्जियाकार सहाफी। सो मच आपने ज्वाइन किया। खान साहब मीडिया पर जब भी आते हैं तो हम देख रहे हैं कि वो जनरल बाजवा के खिलाफ कोई ना कोई स्टेटमेंट या बयान लाजमी देते हैं। आप नहीं समझते कि अब जनरल बाजवा माजी का किस्सा हो चुके हैं, लेकिन खान साहब ने उनको अभी भी निशाने पर रखा हुआ है? क्या वजह है, क्या साबित करना चाहते हैं खान साहब? जी, खान साहब मेरा ख्याल है ये साबित करना चाहते हैं कि इस वक्त हम पे जो निज़ाम मुसल्लत है या जिस निज़ाम के तहत हम रह रहे हैं और जिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, वो खासी हद तक जनरल बाजवा का किया कराया था। अब इतनी आसानी से इसको माजी का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता है। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम उस सियासी तब्दीली की कीमत अदा कर रहे हैं जिसका ड्राइवर जनरल बाजवा थे, क्योंकि उन्होंने अप्रैल 2021 से ही हुकूमत के साथ इख्तिलाफ, खुलम खुला सरेआम इख्तिलाफ शुरू कर दिया था। और उसमें बहुत सारे वाक़यात थे। एक वाक़यात वो अमरीकी अड्डों के हवाले से था, जब इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, तो उस हवाले से जनरल बाजवा ने एक मीटिंग में बहुत सारे लोगों को बताया, मैं भी था उसमें, कि इनको ये एब्सोल्युटली नॉट कहने की क्या जरूरत थी। ठीक है जी। फिर दूसरा जिस सेमिनार का जिक्र कर रहे हैं इमरान खान, ये हुआ था 1 और 2 अप्रैल को पिछले साल। इम्तियाज साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कोई? अच्छा, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर मैं अगला सवाल रखती हूँ। जी, मैं पूरी बात करूंगा, उसके बाद ही मैं अगली बात पे जाऊंगा। जिस सेमिनार का जिक्र हो रहा है वो 1 अप्रैल 2022 में था। उसमें इमरान खान ने एक तकरीर की यूक्रेन के हवाले से, यूक्रेन रूस के हवाले से, लेकिन अगले दिन जनरल बाजवा ने उसी में आके यूक्रेन की खुला यूक्रेन पे शोरिश या जो फौजी एक्शन था उन्होंने रूस की मजम्मत कर दी और साथ में कहा कि हजारों लोग मर चुके हैं। हालांकि अभी कॉन्फ्लिक्ट को शुरू हुए मुश्किल से 4 हफ्ते हुए थे और उसमें अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। तो ये हमें जहन में रखना चाहिए कि मौजूदा जो हालात हैं वो काफ़ी हद तक जनरल बाजवा के पैदा करदा हैं और ये आवाम को याद दिलाते रहना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ बड़ा ज़रूरी है, इसका एहतसाब भी होना चाहिए। ठीक है। अच्छा इम्तियाज साहब, क्या वजह है कि कोई और सियासी जमात के जो लीडर्स हैं, रहनुमा, वो बात नहीं करे? इमरान खान साहब आपको लगता है कि इनसिक्योर हैं या अपनी पोजीशन को मजीद क्लियर करना चाहते हैं? इंतखाबात भी आने वाले हैं, वो अपने मुंह से कहते हैं कि वो इस मुल्क के मोस्ट पॉपुलर लीडर है और नो डाउट उनकी जो फॉलोशिप है बहुत बड़ी तादाद में उनकी सपोर्टर्स भी हैं। उसके बाद अगर कोई गलत फैसले किए गए तो वो सारी चीज़ें क्लियर करना, मीडिया पर आना, आप समझते हैं कि ज़रूरी है या उनको ज़ेब देता है? इसलिए कि पहले बंद कमरों में इजलास होते थे, बंद कमरों में फैसले होते थे।
और वो अपने मुंह से कहें ना कहें कि मैं पॉपुलर हूँ, अवाम मेरा ख्याल है अक्सरियत, आप जहां भी चले जाएं आपको इमरान खान का इनाम मिलेगा। और दूसरे लोग इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि इमरान खान को उन्होंने दीवार से लगाया हुआ है, उस मंजरनामे से वो हटाना चाहते हैं उसको, और उसी वजह से जाहिर है जिनकी बदौलत उन्हें अगर इक्तदार मिला है तो उनके खिलाफ तो वो बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो इम्तियाज साहब आप क्या समझते हैं कि जो बाजवा साहब के भी जो इंटरव्यूज अब सामने आ रहे हैं, जो उनकी भी स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के हवाले से भी जो बात कर रहे हैं कि मेरे पास मौजूद हैं, इस पर आप क्या राय रखते हैं, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, जो ऑडियो वीडियो का कारोबार है इंतहाई शर्मनाक है, जिसने भी शुरू किया है, और हमारे कुछ इदारे उसमें मेरा ख्याल है बराह रास्त मुलव्वस हैं कि उन्होंने वजीर आजम हाउस और वजीर आजम के दफ्तर की रिकॉर्डिंग्स की हुई हैं। और अगर जनरल बाजवा ये कह दें तो इसका मतलब है कि उनका भी फिर इदारा शामिल होगा अगर उनके पास इस किस्म के ऑडियो वीडियो मौजूद हैं। मरियम सफदर साहबा की निगरानी में जो सेल चल रहा है उसका भी बड़ा कमाल है इस किस्म के वीडियो बनाने का। तो एक वीडियो ऑडियो प्रोडक्शन लेबॉर्ट्री बन गई है पाकिस्तान, जहां पे जिसको आपने बदनाम करना है उसके हवाले से आप एक वीडियो ऑडियो जारी कर दें। तो बड़ा एक धब्बा है पाकिस्तान की सियासत में, जिसने भी ये काम किया है, जिसके भी खिलाफ किया है, किसी की निजी जिंदगी में इस तरह आप वो हाईलाइट करें उनकी, जो ऑडियो वीडियो लीक्स की कोई बात नहीं कर रहा कि ये गैर कानूनी काम है। पाकिस्तान के आईन के तहत जिस किसी का भी बगैर कंसेंट के, बगैर रजामंदी के ऑडियो वीडियो अगर पब्लिक कर दिया जाए, ये जुर्म है और कोई इस बात को नहीं कर रहा। लोग लेके शुरू हो जाते हैं कि उस वीडियो ऑडियो में कहा क्या गया है, तो ये भी हमारे यहाँ की जनरल जहालत है, उसका एक इजहार है। ठीक है, बिल्कुल। ये जो ऑडियो वीडियो लीक्स का जो कल्चर है, ये पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान के लिए दुरुस्त नहीं है और इसको खत्म होना चाहिए। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के जाने के बाद एक मौक़िफ़ बनाया जो अवाम में काफ़ी मकबूल हुआ। वो समझते हैं कि उनके लिए इलेक्शन की फ़िज़ा साजगार है। दूसरा, अगर हम इस वक्त PDM को देखें, मौजूदा हुकूमत को देखें, खासकर मुस्लिम लीग नून को देखें और महंगाई की लहर को देखें, तो वो भी खासी मुश्किलात का इस वक्त में शिकार दिखाई देते हैं। तो आप को क्या लगता है कि कितना वक्त चाहिए इस पूरी सूरत हाल को सेटल होने में? मैं उसमें क्या कह, तो तमाम तर जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं और उनको इक़्तिदार में लाने वाले, उनके इख्तियार में है कि सूरत हाल का जल्द अज जल्द खात्मा कैसे कर सके, क्योंकि जब तक बाहमी रजामंदी से कोई फार्मूला तलाश नहीं होगा उस वक्त तक पाकिस्तान के सियासी हालात यूं ही मखदूश रहेंगे और उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के माशी हालात भी गैर मुस्तहकम रहेंगे। लिहाजा ये जो मुख्तलिफ अतराफ से हमें सुनने में मिल रहा है कि उसको गिरफ्तार करना है, इसको गिरफ्तार करना है, शौकत तरीन अब 6 या 7वें PTI के रहनुमा जिनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा कायम हुआ, ये भी एक रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं पाकिस्तान के हुक्मरान, गद्दारी के और दहशतगर्दी के मुकदमात उन लोगों के सामने जो कि पाकिस्तान के हुकूमत के, रियासत के राजों के अमीन, यानी जितने भी ये लोग हैं, GHQ भी जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज गुल साहब, तज्जियाकार सहाफ़ी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और पूरी जो सूरत हाल है जो हमने आपके साथ शेयर की उस पर अपना एनालिसिस सामने उन्होंने रखा। प्रोग्राम में वक्त हुआ हेडलाइंस ब्रेक का और हेडलाइंस ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। तो नाज़रीन, पाकिस्तानी किसी मैदान में पीछे नहीं है, हर जगह अपनी कामयाबी के पंजे गाड़ रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि बरतानवी ब्रेन ट्रस्ट की जानिब से 15 ममालिक के मर्द और खवातीन में जहानत का मुकाबला करवाया गया, जिसमें पाकिस्तानी खातून सानिया आलम फातेह करार पाई हैं। सानिया ये अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है। सानिया आलम की अगर बात करें तो ये उनका पहला अवार्ड नहीं है, इससे कबल 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने साथ वर्ल्ड मेमोरी, वर्ल्ड स्पीड रीडिंग और वर्ल्ड माइंड मैपिंग चैंपियनशिप में भी कामयाबियां समेट चुकी हैं। 2022 में सानिया आलम को वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने
यूथ अवार्ड से भी नवाजा था, जबकि वो 2021 में अमेरिकी सदर जो बाइडन से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं। सानिया आलम इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म की नेशनल यूथ काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के 33 मेंबरान में से शामिल हैं, जिसका मकसद नौजवान को पॉलिसी साजी में शामिल करना है। और आज हमारे साथ सानिया आलम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उनकी जर्नी, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में मज़ीद जानते हैं। सानिया, थैंक यू सो मच। इतनी तवील फहरिस्त है माशाल्लाह आपकी अचीवमेंट की, आपको मुबारकबाद भी इस पर पेश करते हैं। क्या, कहाँ से आगाज करेंगी, कुछ बताएं अपने बारे में। सबसे पहले तो नबिया बहुत बहुत शुक्रिया अपने शो पे इनवाइट करने के लिए। मैं थोड़ा अवार्ड के बारे में ही मजीद बताऊंगी कि ये जो अवार्ड है ये एक बरतानिया में एस्टैब्लिश्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूके ब्रेन ट्रस्ट। 32 सालों से ये काम करी है एजुकेशन के एडवांसमेंट के ऊपर, और हर साल इनकी एक सिलेक्शन कमेटी है जो ये तलाश करते हैं कि किसी ऐसे बंदे को अपनी फील्ड में महारत हासिल की हो, अपने काम में ऐसा कुछ काम किया हो जिससे दुनिया भर में फायदा हुआ हो, लोगों की भलाई हुई हो। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की जो कमेटी है जिसमें बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, प्रिंस है, ग्रैंड मास्टर ऑफ चेस रेमन कीन और ऐसे दीगर लोग, और ये मिलकर सिलेक्शन करते हैं। तो मैं पहली पाकिस्तानी हूँ जिनको ये मिला है खिताब, एजाज मिला है ब्रेन ऑफ द ईयर का, और मुझे मिला है काम जो मैंने एजुकेशन के ऊपर किया है। एजुकेशन पे हम पाकिस्तान में सुपर लर्निंग टेक्नोलॉजीज लेकर आए हैं कि कैसे कम टाइम में इंसान तेजी से और ज्यादा सीख सके, और ये सुपर लर्निंग टेक्नोलॉजीज जो हम एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में जो कई सालों मैंने काम किया है, उस काम की सक्सेस के ऊपर, उस काम की मैग्नीट्यूड के ऊपर मुझे ये That's amazing सानिया। जिस तरह से आपने बताया कि सिलेक्शन करने वाले भी जो है लोग वो भी बड़े नाम है। किस ने इसमें मुकाबले में शिरकत की, आपकी कंपटीशन में कौन कौन था? आई एम श्योर वो भी बहुत ज़हीन लोग होंगे, बड़े लोग होंगे, बट यू वन इट माशाल्लाह। जी नबिया, कंपटीशन नहीं था, दिस वाज प्योरली मेरिट बेस पर, मेरे काम के बेस पर। मैं ये जरूर बताऊंगी कि कौन वो लोग थे जिनको मेरे साथ साथ पहले ये अवार्ड मिल चुका है। तो उसमें रिनाउंड फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग है जिन्होंने कॉस्मोलॉजी, यूनिवर्स एंड ब्लैक होल्स पे प्रोफाउंड रिसर्च की हुई है। फिर जो है नासा एस्ट्रोनॉट एंड फॉर्मर यूएस सेनेटर जॉन ग्लेन, जो दुनिया के 5वें ऐसे इंसान थे जिन्होंने आउटर स्पेस में ट्रैवल किया था, उनको मिल चुका है ये। फिर 5 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट स्टीव रेडग्रेव, उनको मिल चुका है। वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्पेरोव, और साथ साथ हमारे एक इंटरनेशनल पाकिस्तानी ऑथर हैं आरिफ अनीस, उनको भी मिल चुका है। तो ये एजाज के आप इन लोगों के साथ आपका नाम शामिल हो, बीइंग अ वुमन, बीइंग अ पाकिस्तानी, तो ये खुद एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल सानिया, आप फ़ख्रे पाकिस्तान हैं, प्राइड ऑफ पाकिस्तान हैं, और ये एजाज़ आप पाकिस्तान के लेके आई हैं। पाकिस्तान का नाम इससे रोशन हो रहा है। इस तरह की ढेरों कामयाबियाँ, ढेरों अवार्ड्स, ढेरों इस तरह के एजाज़ात आपको इन फ्यूचर भी इंशाल्लाह मिले। अच्छा, मुझे अब बताइए कि रोज़ाना के कितने बादाम आप खाती हैं? क्योंकि हमने सुना कि जो बादाम खाते हैं वो बहुत ज़हीन होते हैं, उनकी मेमोरी बड़ी अच्छी होती है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? नबिया, फूड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है इंसान की दिमाग की परफॉर्मेंस के ऊपर, हमारे फोकस के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर। ये बात सच है, बादाम हेल्प करते हैं, ये बात भी सच है। लेकिन जो सुपर लर्निंग टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे हैं नबिया, वो साइंस बैक्ड है। यानी साइंस ने जो इंसान के दिमाग और लर्निंग एबिलिटीज पे रिसर्च की हुई है, उसके बेस पर ये सारे सुपर लर्निंग टेक्नोलॉजीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, यादाश्त कैसे कर सकते हैं आप, स्पीड रीडिंग कैसे कर सकते हैं आप, इंफॉर्मेशन को कैसे बेहतरीन तरीके से कम टाइम में प्रोसेस कर सकते हैं। और अच्छा सानिया, कुछ टिप्स भी शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ, बहुत सारे सुनने वाले आई एम श्योर आपसे टिप्स भी लेना चाहेंगे। नबिया, मैं ये टिप तो शॉर्ट इंटरव्यू है तो नहीं दूंगी, बट ये मैं जरूर कहूंगी कि जब हमारा जो इदारा है जो इस पे सुपर लर्निंग पे काम कर रहा है, हम लोगों ने इतना इसको रिफाइन करके इस टेक्नोलॉजीज को दुनिया भर से लेकर आए पाकिस्तान के लिए कि हम सिर्फ 3 दिन, आप हमें अपना 3 दिन दें, हम कोई भी जो स्किल आप चूज करेंगे वो हम आपकी पूरी पॉलिश करके आपको भेजेंगे। सो चाहे वो यादाश्त हो, चाहे वो स्पीड रीडिंग हो, चाहे वो माइंड मैपिंग हो, चाहे वो सेल्फ मैनेजमेंट हो, 3 दिन में हम साइंस
जिसके बेस पे आपको ये सब सिखा देंगे। ठीक है। अच्छा सानिया, ये अब जो जहानत के जो आलमी मुकाबले का जिसका आपने जिक्र भी किया है, अब बहुत सारे लोग आई एम श्योर मेरे साथ जानना भी चाहते होंगे कि जहानत को जांचने का पैमाना क्या होता है, किस तरीके से, मतलब अब ये एजाज जो आपको मिला है तो किस तरीके से जहानत को जांचा जाता है? नबीहा, ये क्योंकि जो ब्रेन ऑफ द ईयर था तो वो मुझे मिला था क्योंकि इतना बड़ा एजुकेशन के लिए हम करें ना, एडवांसमेंट उसमें लेकर आ रही है कि कैसे पुराने तौर तरीके छोड़े जाएं और जो लेटेस्ट नीड है ऑफ द आवर ऑफ द टाइम हम उसको एजुकेशन सिस्टम में लेकर आए। यूथ हमारा फ्यूचर है, उनको अगर हम पुराने तौर तरीकों से ट्रेन कर रहे होंगे, पुराने तौर तरीके सिखा रहे होंगे, तो आने वाला टाइम भी हमारा वही होगा जो पीछे गुजर चुका है। तो उस वजह से मुझे मिला था। लेकिन साथ साथ मैं ये बोलूंगी कि जो आपने जहानत और जांचने की बात की है, जो जिस तरह ओलंपिक्स होता है इस तरह माइंड स्पोर्ट्स होते हैं, दिमाग के ज़हनी खेल, तो मैं उसके लिए भी ट्रेन करती हूँ स्टूडेंट्स को। और मैंने पाकिस्तान में कुछ यूथ को गैदर करके टीम बना के उनको ट्रेन किया और माशाल्लाह से उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। तो इस वक्त पाकिस्तान के पास वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन होने का खिताब है, वर्ल्ड स्पीड रीडिंग चैंपियन होने का टाइटल है, वर्ल्ड माइंड मैपिंग होने का टाइटल है, और उसके साथ साथ 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं। तो मैं चैंपियंस भी बनाती हूँ हमारे इदारे में। अच्छा सानी, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि 3 दिन रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी स्किल को पॉलिश करने के लिए, तो ये किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है। अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो कम्युनिकेशन के लोगों को काफ़ी मसाइल होते हैं हमारे यहाँ, तो कोई अपनी कम्युनिकेशन अगर बेहतर करना चाहता है, हर तरह की फील्ड में इट रिक्वायर्स जस्ट 3 days। बिल्कुल, एब्सोल्युटली 3 days। और सारी खूबसूरत बात इस चीज की ये है कि इस सुपर लर्निंग को सीखने के लिए आपके IQ, एजुकेशन, इस सब चीज से कोई दारोमदार नहीं है। आप जो है हमारे पास आएंगे, हमारे पास वो नेचुरल तौर तरीके हैं जिस तरह आपका ब्रेन नेचुरली सीखता है, नेचुरली अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, हम उन्हीं तरीकों से आपको सिखाते हैं। सो एनीवन 10 साल से अबव कोई भी आ सकता है। तो मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को ट्रेन नहीं करती, मैं प्रोफेशनल्स को भी ट्रेन करती हूँ, मैं पाकिस्तान आर्मी को भी ट्रेन करती हूँ, मैं एग्रो फर्टिलाइजर्स को भी की टीम को भी ट्रेन करती हूँ। तो ये सब के लिए अगर आपके पास दिमाग है और आप अपने दिमाग का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सुपर लर्निंग आपके लिए है। That's amazing, सानिया। तो हर वक्त आप अगर कहा जाए कि किताबें पढ़ती रहती हैं या नई से नई आने वाली जो रिसर्चेज हैं उनका आप मुताले करती रहती हैं, इसके अलावा भी कुछ हॉबीज़ हैं, कोई एक्टिविटीज़ हैं? आजकल पाकिस्तान में PSL सीज़न 8 चल रहा है, कोई मूवीज़ देखने का शौक या कोई और कोई फिक्शन बुक्स रीडिंग का शौक, कुछ इस तरह के भी शौक हैं आपके? नबिया, मैं तो पाकिस्तान के लिए इतना काम में मसरूफ होती हूँ कि जाहिर बात है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, काम के सिलसिले में दुनिया भर में ट्रैवल करना और ये चैंपियंस को ट्रेन करना, तो बेसिकली मेरा टाइम इस चीज में लगा होता है कि कैसे पाकिस्तान को हम जल्द से जल्द उस जगह पे पहुंचाएं जहाँ पे एडवांस ट्रेन मुल्क है। सो मेरा सारा काम, मेरा सारा टाइम उसी में वक्त होता है। बेस्ट विशेस टू यू। सानिया, ये बताएगा पाकिस्तान और अमेरिका समेत जो मुख्तलिफ ममालिक है, फ्यूचर लर्निंग इंस्टीट्यूट आप चलाती हैं जिसका बुनियादी मकसद लोगों को दिमागी सलाहियतों को खोलने में मदद करना है, तो ये प्रोग्राम किस तरह से है, इसमें मोटिवेशन फराहम की जाती है किस तरीके से? सो बेसिकली हम ये बताते हैं आपको कि जब आप हमारे पास आते हैं हम आपको ये बताते हैं कि कैसे आप लर्निंग हाउ टू लर्न सीख कैसे सकते हैं। हमें ये तो पता चल जाता है कि हमें ये पढ़ना है, ये करना है, ये इसका एग्जाम है, इसको प्रोसेस कर, लेकिन हम ये नहीं बताते किसी भी यूथ को या जनरली एवरीबॉडी को ये नहीं पता होता कि करना कैसे है, इस्तेमाल कैसे करना है। हम दुकान से कोई गैजेट खरीदते हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम उसके एक यूजर मैनुअल पढ़ते हैं ताकि हमें पता हो कि ये प्रोडक्ट, ये गैजेट, चाहे वो स्मार्टफोन हो या स्मार्ट टीवी हो, उसको कैसे इस्तेमाल करनी है, उसकी फंक्शनैलिटीज क्या है और वो हमारी जिंदगी को कैसे बेहतरीन कर सकता है। तो लाइकवाइज इंसान का दिमाग जो सुपर कंप्यूटर है, इसका यूजर मैनुअल कहाँ है? किसी ने बताया कि अगर आपको एग्जाम देना है तो इन्फॉर्मेशन को आप कैसे दिमाग में स्टोर कर सकते हैं, आपकी मेमोरी काम कैसे करती है, आपको किसी ने सिखाया? तो ये सारी चीजें कि कैसे वो यूजर मैनुअल, इंसान का दिमाग का यूजर मैनुअल वो हमारे पास है। तो दैट्स व्हाट वी डू। एंड अभी हम इनवाइट करूंगी कि प्लीज आप हमारे इंस्टीट्यूट आए। स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट है, फ्यूचरिस्टिक लर्निंग हमारे इदारे का नाम है। और
हम पायनियर्स हैं इस चीज के, जो हम पाकिस्तान में लेकर आए हैं। Definitely, I'm going to visit you, सानिया आलम। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया हमें इन प्रोग्राम, और बेस्ट विशेस टू यू। आपका ये जो प्रोग्राम है इसमें जितने भी लोग ज्वाइन करें वो भी कामयाब हों और आप भी पाकिस्तान का नाम इसी तरीके से रोशन करती रहें। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और एक अजीबो गरीब दिलचस्प खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लाहौर शहर की बात जरा करते हैं। आजकल यहाँ पर एक खास चोर के बड़े चर्चे हैं। ये एक ऐसा चोर है जो लेस्को पर भारी पड़ गया है और इस होशियार चोर ने सबको परेशान करके रख दिया है। दर्जनों वारदातें करने के बावजूद ये चोर अब तक पुलिस की नजरों से ओझल है। ये चोर घर, दुकान, फैक्ट्री में नकद नहीं लगाता बल्कि बिजली के मीटर चुराता है। और लाहौर के इलाके फिरोजपुर रोड, गार्डन टाउन, मुस्लिम टाउन, वहदत कॉलोनी के जो रिहायशी हैं वो अब तक इस शातिर चोर का निशाना बन चुके हैं। मुलजिम का जो तरीका वारदात है वो भी नाजरीन बड़ा अनोखा है। वो चुराए गए मीटर बाजार में नहीं बेचता बल्कि जिसका मीटर चुराता है उसी को बेच देता है। तो ये तो बड़ा एक माहिर किस्म का चोर लग रहा है। चोर मीटर उतारता है और मीटर की जगह राब्ते के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर लगा के चला जाता है। फिर मोबाइल ऐप के जरिए पैसे मौसूल होने पर चोरी शुदा मीटर की वसूली की जगह बता देता है। और ये चोर नाजरीन इतना तेज है कि वसूली के लिए हर बार ये मुख्तलिफ नंबर अपना देता है। तो टेक्नोलॉजी को भी ये हर तरह से समझ रहा है और पकड़ा ना जाए इस बात को भी मेक श्योर कर रहा है। बहरहाल जो रोशनियों के दुश्मन इस मुलजिम ने घरों, दुकानों के साथ साथ तालीमी इदारों को भी नहीं बख्शा है। और हैरत की बात यह है कि मीटर चोरी की जो मुतअद्दिद वारदातें हैं उसके बावजूद किसी ने पुलिस में शिकायत दर्ज भी नहीं करवाई और ना ही पुलिस ने खुद से कोई एक्शन लिया है। तो इसी अजीबो गरीब वारदात के हवाले से बात करते हैं। तर्जुमान लेस्को सलमान साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। सलमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। ये अजीबो गरीब किस्म का चोर दिखाई दे रहा है, लेस्को का क्या मौकिफ है, क्या कहेंगे आप? जी, मुझे भी आपकी न्यूज से पता लगा है, तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और मैं आपकी न्यूज के तवज्जुह से उन लोगों से भी अपील करता हूं कि जिनके साथ भी ऐसा इंसिडेंट होता है वो जरूर इसको रिपोर्ट करें, पुलिस में भी करें, हमारे नियर बाय जो उनकी सब डिवीजन ऑफिस है उसमें भी जाके रिपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह हम उसको जरूर देखेंगे, क्योंकि ये बिजली तो हमारी हर घर में है और इसके बगैर आजकल हमारी लाइफ जो है बिल्कुल रुक जाती है। तो मीटर उतरने का मतलब यह है कि आपकी लाइफ उसने रोक दिया, तो इसको चलाने के लिए इसको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। मगर ये बिल्कुल दिलचस्प चीज है और ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मगर हम इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। मेरा मौक़िफ़ मेरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यही है। अच्छा सलमान साहब, जिन इलाकों में ये चोर ने वारदात की है, फिरोजपुर रोड के करीब, गार्डन टाउन, मुस्लिम टाउन और वहदत कॉलोनी, यहाँ से किसी ने कोई कंप्लेन अभी तक दर्ज करवाई हो, कोई इतला आप तक पहुंची हो इस हवाले से? नहीं, मेरे पास अभी तक इसकी इतला नहीं है, मगर मैं अभी इसको पता कर लेंगे। हम इसके ऊपर आज एक मरासला जारी करेंगे जिसमें हम बता देंगे कि अगर कोई ऐसी चीज है तो इसको रिपोर्ट जो भी करता है हम उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे उसी टाइम पे। और क्योंकि ये तो देखें कि अगर किसी के घर का मीटर उतरता तो उस सारिस को सबसे पहले पता लगेगा हमारे थ्रू से। तो अगर वो उसके ऊपर खुद से कोई एक थोड़ा सा मतलब रिपोर्ट करें फौरन, तो इंशाल्लाह उसको कंट्रोल किया जा सकता है। फिर हम इसके ऊपर एनालिसिस भी करेंगे कि ये किस टाइम पे ज्यादा जो है वो कर रहे हैं, ताकि हम उस टीम पे कोई अपनी मॉनिटरिंग टीम को लेके आए, कोई छापाबरदार टीम लेके आए, कोई अपनी टीम को मोबिलाइज करेंगे। होपफुली ये आ जाएगा, क्योंकि इतनी लंबा नहीं चल सकता। हाँ ठीक है सलमान हैदर साहब, खुदा खास्ता कि दोबारा ये चोर को इस तरह की वारदात करे, लेकिन अगर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे अवाम के लिए, अवेयरनेस के लिए, कि अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ इस तरह का वाकया पेश आता है तो वो सबसे पहले किस तरीके से कंप्लेन करे, लेस्को के ऑफिस जाए, वहां पर किससे मुलाकात करे, पुलिस में कंप्लेन करवाए, या क्या किया जाए? देखिए जी, सारी चीजें आपके सामने हैं। इसमें हमारे लेस्को के जो है हमारे कंप्लेंट सेंटर भी अवेलेबल है। 118 के ऊपर हमारा एक हेल्पलाइन है, उस पर फोन कर सकते हैं। ट्विटर अकाउंट है हमारा लेस्को का, उस पर आ सकते हैं। हमारा PMDU का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है और 15 पे कॉल भी कर सकते हैं ताकि पुलिस भी इससे इन्वॉल्व हो जाए। और हमारे नियर बाई जो आपका सब डिवीजन ऑफिस है, हमारे मीटर बिल्स के ऊपर नंबर आ रहे हैं, आप उसके ऊपर कॉल करके हमें मैसेज दे सकते हैं।
और इंशाल्लाह हम उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और आपको अच्छी तरह उसका सदेबाव करेंगे। बहुत शुक्रिया सलमान हैदर, तर्जुमान लेस्को हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, उनके नॉलेज में ये बात चुकी है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी आई एम श्योर कि अब इनका डिपार्टमेंट इस हवाले से स्टार्ट कर देगा। प्रोग्राम में नाज़रीन बढ़ते हैं आगे और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ फलक चौहान की रिपोर्ट, और आई एम श्योर फिर से अब आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर ये मौज कर रही हैं, शॉपिंग करती रहती हैं, खाती पीती रहती हैं। कोई इवेंट लाहौर में होता है, कोई मेला होता है, फलक इसको मिस नहीं करती हैं। तो आज भी जी भर के इन्होंने शॉपिंग की है। क्या शॉपिंग की है आइए रिपोर्ट में देखते हैं। आज हम किसी जगह की सैर नहीं करवाएंगे, ना ही हम कोई पढ़ाई लिखाई की बातें करेंगे, बल्कि आज हम शॉपिंग करेंगे। झुमकियाँ जो हैं वो तो वैसे भी हर टाइम ट्रेंड में रहती हैं, तो हम इसका इस्तेमाल मेहंदी में, माइयों में और वलीमे में भी कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके पास प्राइस रेंज क्या है, कम से कम और मैक्सिमम? मैक्सिमम ये जिस तरह ये 650 का सेट है, ये फाइनल 500 का दे देते हैं। और सबसे कम वाले प्राइस कौन से हैं? वो 200 में छोटे। अच्छा 200 में। 600 से 200 के बीच में आप ज्वेलरी की खरीदारी कर सकते हैं, जिसमें इयररिंग्स हैं, झुमकियां हैं, इसके अलावा कुछ टॉप्स भी हैं। अच्छा लोकल मार्केट में आने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको हर किस्म की चीज़ बहुत नॉर्मल प्राइस में, रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है। अभी मैंने यहाँ पर ज्वेलरी भी खरीद ली है, जिसमें 2 झुमकियाँ मैंने खरीदी हैं, 3 रिंग्स खरीदी और बिलीव मी बहुत रीजनेबल मुझे मिल गई हैं। चलते चलते मेरी नज़र कुछ फॉर्मल क्लचेस पे भी पड़ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसकी भी शॉपिंग कर लें, क्योंकि काम आ जाते हैं शादियों में, मेहंदी में, बारात में, वलीमे में, कोई भी आप इवेंट हो, इवन आपके कॉन्वोकेशन में भी काम आ जाते हैं। तो हम कुछ क्लचेस देखेंगे, उनकी शॉपिंग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पहले मुझे ये बताएं कौन कौन से क्लचेस जो हैं, क्या रेंज है इसकी? इनकी डिफरेंट प्राइसेस हैं, वैसे 1800 से लेके 2500 तक की है कॉस्ट्यूम की। 2500 वाला कौन सा वाला है? ये वाला ठीक है। अच्छा ये 2500 का है, ये आपको लिबर्टी मार्केट से आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा सस्ते वाला कौन सा है? ये जैसे कि ये लास्ट है 1800 का। अच्छा ये है 1800 का। ओके तो ज़रा हम खोल के भी दिखाते हैं। ओके नाइस, ये 1800 में आपको मिल सकता है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये वाला मैंने नया देखा है, तो ये अभी ट्रेंड में आया है, ये न्यू अराइवल है? ओके दिस वन इज़ न्यू, और ये मैंने भी पहली दफ़ा देखा है। तो ये कितने का है? 2500 का। ये 2500 का। अच्छा आप एक ये पैक करें, ठीक है। और अच्छा एक ये वाला भी मुझे पसंद आ गया, तो 2 क्लचेस लूँगी, क्योंकि आगे शादियाँ भी मेरी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, तो हम उस पर यूज़ करेंगे, इसको स्टाइलिंग करेंगे। इसके अलावा एक मैंने दूसरा भी लिया जो मैंने आपको न्यू अराइवल में से दिखाया है, दोनों पैक करवाएंगे और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। शॉपिंग करते करते आज शाम हो चुकी है, लेकिन मेरी अभी भी शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि मैंने कुछ शूज़ खरीदे हैं, कुछ क्लचेस लिए हैं और इसके अलावा ज्वेलरी ले ली है। लेकिन सबसे बड़ा काम, मैंने अभी तक ड्रेस नहीं खरीदा, तो आपसे अगले सेगमेंट में मुलाकात होगी कुछ फॉर्मल ड्रेसेस के साथ, जो हम देखेंगे कि मार्केट में आजकल कौन कौन से ड्रेसेस बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, शादियों के लिए स्पेशली कौन कौन से ड्रेसेस, कौन कौन सी मैक्सीज, फ्रॉक्स या फिर लहंगे, कौन कौन से इन हैं। तो अगले सेगमेंट में आपसे वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या बात है फलक, कितनी ढेर सारी आपने शॉपिंग कर ली। मेरे साथ साथ मेरे ख्याल से जो ख़वातीन घर बैठ रही होंगी उनका भी अब दिल चाह रहा होगा। बहरहाल अच्छी शॉपिंग आपने की। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पुरानी यादों और जज्बात से भरपूर एक वीडियो इंटरनेट पर मकबूल हो गई है, और इस वीडियो में ऊंट के जज्बाती रद्द-ए-अमल ने लोगों को भी हैरान कर दिया है। ऊंट का मालिक बीमार हो गया और उसी बिना पर तवील अरसे से ऊंट के पास वो नहीं आ सका, और फिर काफ़ी मुद्दत के बाद जब दोबारा ऊंट के पास आया तो ऊंट ने अपने मालिक को देखते ही एक ऐसा रद्द-ए-अमल दिया जैसे बरसों से बिछड़े दोस्त एक मर्तबा फिर से मिल गए हो। अल अरेबिया.net के मुताबिक सहरा के जहाज कहलाए जाने वाले ऊंट ने यह साबित किया है कि जो वफादारी है वो सिर्फ इंसानों के लिए खास नहीं, बल्कि जानवरों में भी वफादारी और मोहब्बत के जज्बात मौजूद होते हैं। और ऊंट के इस रद्द-ए-अमल की जो वीडियो है इंटरनेट पर बहुत मकबूल
मकबूल है, बहुत पसंद की जा रही है, खासी वायरल हुई है ये वीडियो और सोशल मीडिया सार्फिन ने कहा है कि ऊँटों और इंसानों के दरमियान गहरा जज्बाती ताल्लुक होता है और ऊँट एक हैरत अंगेज मखलूक है जिसे अल्लाह ताला ने दीगर जानदारों पर खुसूसी फौकियत देकर नवाजा है। ऊँटों में रात की तारीकी में और सहरा की गहराइयों में रास्ता जानने की हैरत अंगेज सलाहियत भी होती है। अगर ऊँट गुम हो जाए या ऊँट के गुम होने, थकने और बोर होने के बगैर ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाने का भी जो हुनर है ये खूब जानते हैं। तो बहरहाल ये जो वीडियो है आई एम श्योर आपको भी पसंद आई होगी। सोशल मीडिया पर खूब ये वीडियो वायरल हुई है, खूब इसको लाइक्स एंड व्यूज मिले हैं। बहरहाल हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। बात करते हैं तुर्किया और शाम के ज़लज़ले के हवाले से। एक हफ्ते से नाज़रीन ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। अब तक की इत्तलात जो सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ज़लज़ले में होने वाली हलाकतों की तादाद 36,000 से बढ़ चुकी है। बहुत बड़े इंसानी अलमिये ने जन्म लिया है। शाम जो कि पहले ही खाना जंगी का शिकार था, अब ज़लज़ले की आफत से दो चार हो चुका है। तुर्की और शाम में बड़े पैमाने पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो इतलात वहाँ से मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक अब रेस्क्यू ऑपरेशन किसी भी वक्त ख़त्म कर दिया जाएगा और तुर्की में जहाँ एक तरफ मौत है, दूसरी तरफ मलबे तले नन्ही जिंदगियाँ हफ्ते गुजर जाने के बाद भी रेस्क्यू की जा रही हैं, जहां दुनिया भर के रेस्क्यूअर मलबे तले जिंदा सांसों की तलाश में दिन रात लगे हुए हैं, पाकिस्तान भी अपने तुर्क भाइयों की मदद में पेश है और एक तरफ इमदादी सामान के जहाज़ और ट्रक रवाना किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब तुर्की में पाक फौज और 1122 के जवान भी रेस्क्यू की भरपूर कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर रिजवान की क़यादत में 1122 के जवानों ने मुतअद्दिद ख़वातीन और बच्चों को रेस्क्यू किया है। कल रात ही तुर्किया से पाकिस्तान वापस पहुंचे हैं। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है डॉक्टर रिजवान, सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1122। डॉक्टर रिजवान, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। एक बहुत ही बड़े पैमाने पर तबाही मची है शाम में, तुर्किया में। आप जब वहां पर पहुंचे तो आपने क्या मनाजिर देखे? उन मनाजिर को तो मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए क्योंकि जो हालात हमने देखे, वन ऑफ दी फ्यू जो शुरू की टीम्स थी जो बिल्कुल हम वहां पे पहुंचे, और जब वहां पे पहुंचे तो आप अंदाजा करें कि हर गली के अंदर, जो शहर में हमें भेजा गया वो एदी यमन था, और वहां पे जिस वक्त हमने पहुंचे हैं तो वहां पे हर गली के अंदर एक बिल्डिंग जो थी वो मुनज़्ज़म थी। और तो आप अंदाजा कर लीजिए वहां पे चीखो पुकार थी, उनके जो नवाहिकीन अंदर थे किस मुश्किल में थे, और कोई हमें इधर से आया है, कोई उधर से आया है कि आए मेरी बिल्डिंग को सर्च करें, मेरी बिल्डिंग को सर्च करें, क्योंकि हमारी पहली अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की टीम है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा से इंसराग से सर्टिफाइड है जनूबी एशिया में। आज जहाँ पे हमारी बेबसी थी, जब हमारा ज़ल्ज़ला आया था बाहर से टीमें आ रही थी, आज अल्लाह का शुक्र है कि हमने टीमें भेजी वहां पे जाके ताकि हम उनकी मदद कर सके। तो उन्होंने फौरन आना कि हम आए, आपके पास वो लाइव लोकेटर है, देखें कि शायद मेरा कोई रिश्तेदार या मेरा जो फैमिली वाले हैं वो जिंदा हो वहां से और उनको निकाला जा सके। तो हमने जाके तकरीबन 59 बिल्डिंग को सर्च किया, उसमें से 6 बिल्डिंग में हमें शुबा हुआ कि वहां जिंदा लोग होंगे, और उनमें से फिर हमने 3 बिल्डिंग में से 6 लोगों को जिंदा निकाला। एक 80 घंटे से भी ज्यादा गुजरने के बाद हमने 15 साल एक बच्चे को रेस्क्यू किया, और वो उसकी फैमिली के जो जज्बात थे, एहसासात थे, वो मैं बयान नहीं कर सकता। क्योंकि आप जो उसके अलावा उनके जो चाहने वाले सारे लोग तो नकल मकानी कर गए थे, छोड़ गए थे, या कई पूरी फैमिलीज की डेथ हो गई। सुबह जब 4 बजे के करीब आया, आप सोचिए वो एक ऐसा टाइम होता है जिस वक्त सब लोग सो रहे होते हैं और बड़ी गहरी नींद सो रहे होते हैं, और उस वक्त जब ये ज़िल्ज़ला हुआ तो कितने लोग, कितनी फैमिलीज पूरी की पूरी वहां पे जो है ट्रैप होगी। तो इन लोगों को हमने जो है वो जो है ये 6 लोगों को जो है हमने वहां से निकाला, और अभी भी हमारी वहां पे जो टीम है पाकिस्तान रेस्क्यू टीम के 2 हमारे जो स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू के रेस्क्यू स्क्वाड्स हैं वो हम वहां पे छोड़े हैं, ताकि वो हटाए गया एरिया में उनको रिलोकेट किया गया, वहां पे जाके वो मदद कर रहे हैं, और जहां पे भी उनको जरूरत होगी हमारी अभी रेस्क्यू टीम पाकिस्तान वहां पे जो है उनकी मदद करती रहेगी जब तक कि जो हमारे भाई बहन है उनको हमारी जरूरत है।
तो डॉक्टर रिजवान, बहुत सारी हम जब मूवीज़ देखते हैं या बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं तो क़यामत का जिक्र जब पढ़ते हैं उसमें तो एक मंजर कशी की होती है, मूवीज़ में तो विजुअल्स हम देखते हैं, लेकिन जो टर्की में और जो शाम में इस वक्त सूरत हाल है और जो लोग चले गए और जब वो वक्त आया होगा तो उनके लिए तो वही क़यामत होगी, जिनके प्यारे उनसे बिछड़ गए उनके लिए तो वही लम्हा क़यामत का होगा। आप अंदाजा करें कि इस वक्त हालात क्या है। मैं अगर आपको बयान करूं तो देखें बंदा, आप ना वहां पे बिजली है ना पानी है, रात के वक्त टेम्परेचर -1 था और लोहाइकीन जो उनके फैमिली समझते हैं अभी भी कि उनका कोई फैमिली वाला अंदर ट्रैप्ड है, वो लोग बाहर बैठे हुए हैं। बाकी तो नकल पकानी कर गए, उनको उन्होंने रिलोकेट करवाया है, लेकिन पूरा शहर जो किसी टाइप एक शहर था आज वो बिएबां और उसमें रहने के काबिल नहीं है। बिकॉज जो बाकी की बिल्डिंगें बची भी हैं तो कुछ तो डायरेक्टली मुनज़्ज़म हो गई, जो बाकी उनमें इतने क्रैक्स हैं कि उसमें कोई रहने को तैयार नहीं। इवन हम जिस वक्त वहां पे थे, हमने टेम्परेरी तौर पे कहीं शेल्टर लिया हुआ था, तो हर थोड़ी देर बाद जब कोई झटका आता था, ज़िल्ज़ला आता था, सब लोग बाहर भागते हुए जाते थे। और किस हालात में वहां पे आप सोचिए कितना बड़ा एक मेंटल ट्रॉमा है जो कि जिससे वो इस वक्त गुजर रहे हैं। और तो इस सूरत हाल में उनकी मदद जरूरत थी। इस वक्त जो पहला अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन था वो होता है पहले 48 घंटे मैक्सिमम लोग जिंदा निकलते हैं, फिर 72 घंटे पे, और उसके बाद 5 दिन पे और मैक्सिमम 7 दिन तक जो है ये होता है, जिसमें आपका स्पेशलाइज्ड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है। साथ ही साथ रिलीफ प्रोवाइड करते हैं ताकि लोगों को रिलीफ गुड्स मिल सके, खाना पानी। जब वहां पे पानी नहीं था, आप सोचिए हम 7 दिन बगैर पानी के वहां पे किस तरीके से आप गुजारा करते होंगे। ना बिजली थी ना पानी था, उस सूरत हाल में उनकी मदद करना, वहां के साथ रहना, और वो जज्बात और एहसासात हम बयान नहीं कर सकते। और पाकिस्तान के साथ जो उनका लगाव और एसोसिएशन थी, हमने जब एंड में टेंट्स बांटे तो मुझे याद है वो बंदा एक हमारे झंडे को पकड़ के चूपना उसने शुरू कर दिया, और उसने कहा पहले खिलाफत मूवमेंट में भी जिस तरह से आपके लोगों ने और आपकी खवातीन ने जेवर बेच के आके हमारी मदद की थी वो हम कभी भूल नहीं सकते। और आज भी जिस तरह से पाकिस्तानी भाइयों ने आके हमारी मदद और हमारे साथ आए हैं, हमारे पास इसके अल्फाज नहीं है। तो वो जो जज्बात थे, जो एहसासात थे, वो उनको मैं बयान नहीं कर सकता। श्योर आपके लिए बयान करना भी मुश्किल होगा, जो आपने वहाँ पर आंखों देखा हाल भी देखा होगा। अच्छा डॉक्टर रिजवान, पाकिस्तान से 112 की कितनी टीम वहाँ पर पहुँची रेस्क्यू करने के लिए? अभी वहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं, क्या उनकी तादाद है, क्या नंबर है? प्लस आपने जिक्र किया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का भी सामना करना पड़ा, मौसम एक बहुत बड़ी हर्डल था, -1 टेम्परेचर के बारे में आपने बताया, तो आपको आपकी टीम को खासकर मौसम की वजह से किस परेशानी या दिक्कत का सामना करना पड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन में? जी ऑब्वियसली एक ठंडे मौसम में जाके काम करना, हमने तो चले फिर जैकेट दूसरी चीजें, लेकिन जो बात सोचे उनकी फैमिलीज भी जो बाहर बैठी हुई थी, वो रात के वक्त हमें बाकायदा आग जला के बैठना पड़ता था, गुजारा करना पड़ता था। जो बाहर टीमें थी, किस तरह अंदर टीम अगर काम कर रही है बिल्कुल सुरंगों में, वहां पे वो उसके साथ जो बाकी टीम बैकअप कर रही है, बाहर लिटरली आग जला के हमें गुजारा करना पड़ता था रात को। और किस तरह से हम जो थे वो साथ जो थे वो वहां पे रहते थे। आप इससे तसव्वुर कर सकते हैं कि कितना मुश्किल था। जो वहां से वो निकलता था, कोई लकड़ियां इकट्ठी करके, कोई वहां पे जो वैसी चीजें जो मुनज़्ज़म होने के बाद थी, ऐसी जो चीजें जल सकती थी उनको जला के तो फिर हम गुजारा करते थे। वही लोग जो बेचारे उनके लवाईगीन थे वो हमारे साथ होते थे उधर। तो अब इस तरीके से हम बिल्डिंगों की जो है वो रिसर्च कर रहे थे। पानी नहीं था तो जो कोई एक छोटी सी बोतल मिल जाती थी उस पर गुजारा होता था। तो आप ये सूरत हाल, और ये सिर्फ हम एक शहर की बता रहा हूँ, जबकि इस तरह के 10 शहर हैं। 3-4 में तो बिल्कुल शहर फ्लैट हो गए, बाकियों में कुछ में टेम्परेरी डैमेज है, लेकिन 3-4 शहर तो इतने बुरे तरीके से उनके इसी तरह से मुतासिर हुए हैं कि हर गली में बिल्डिंगें गिरी हुई हैं और जो बाकी की बिल्डिंगें रहने के काबिल नहीं है। तो उन लोगों को इन्होंने एक जगह पे रिलोकेट किया है जहां पे असल जरूरत इस वक्त टेंट्स की होगी, क्योंकि वहां पे सर्दी है और विंटराइज अच्छे टेंट्स हो तो वहां पे, ताकि पता नहीं उनको कितना अर्सा वहां पे रहना पड़े जब तक कि शहर वापस रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते, उसका बिजली पानी बाकी चीजों को नहीं कर सकते, बिल्डिंगों को असेसमेंट नहीं हो सकती कि रहने के काबिल है या नहीं। उसके बाद वो लोगों को वापस लेकर आएंगे और दोबारा से शहर जो है वो बहाल होगा, वरना तब तक ये 4-5 शहर तो बिल्कुल इस तरह रहे कि वो रहने के काबिल जो है वो अब नहीं है। डॉक्टर रिजवान, ये खुदा की शान है, हम अभी भी देख रहे हैं कि जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, अभी भी बहुत सारे लोग, एक हफ्ते से चूंकि जायद का वक्त गुजर चुका है, अभी भी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। सीरिया से भी मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रही थी, आज सुबह ही मैंने वहाँ से भी खबरें देखी, और टर्की से भी इस तरह से, जिसने अल्लाह ताला ने जितनी सांसें रखी हो कौन छीन सकता है। अच्छा जी मेजॉरिटी जो है ना, आप समझ लें 99% से ज्यादा लोग जो है वो पहले 5 दिन में या 7 दिन में वो जो होते हैं वो डर जाते हैं। उसके बाद
अल्लाह ताला के मौजे हैं कि वहां पे कोई ऐसा बंदा रह जाए, कोई ऐसी बेसमेंट रह जाए जहां पे उसके पास कोई पानी या कोई ऐसी चीज है, खुराक मौजूद है, और वो बंदा जिस वक्त निकालते निकालते सडनली वो बेसमेंट का एक हिस्सा रह जाए उसमें, या कहीं पे कोई बंदा निकल आए, वो अल्लाह के मौजे हैं। वो वाकई एक मौजे होते हैं जो कि कई, हमें याद है जब यहाँ पे भी ज़ल्ज़ला आया तो पिछले 40 दिन बाद एक खातून कहाँ से उसको वो थी वो निकल आई, और किस तरह से वो अल्लाह के वाकई मौजे होते हैं जिसमें वो अल्लाह ताला उनको बचा रहे। इन लोगों को जब हम निकाल रहे थे, सोचिए उन्हीं की फैमिली के लोगों की डेथ हो गई थी, लेकिन ये लोग मौजाती तौर पे कोई ऐसे इतने से 2x4 या छोटे से एक हिस्से में जहाँ पे ऐसे बीम गिरा हुआ था, उसके दरमियान में ये छोटी सी जगह थी जिसमें थे, हमने उनको किस तरह से काट के बीमों को और उससे निकाल के किस तरह से उन तक पहुंचे, सुरंगों में से गुजरते हुए, और फिर उन लोगों को निकाला। यानी वो भी अल्लाह ताला के मौजे थे और उनको भी यकीन नहीं आता। डॉक्टर रिजवान, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1122, आपने हमें ज्वाइन प्रोग्राम, और थैंक यू सो मच। मैं बल्कि शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपका, आपके इदारे का, आपकी टीम का, आपके जितने भी लोग रेस्क्यू करने पहुँचे, टर्की, पाक फौज के हमारे एहलकार हो गए, हमारे लोग हो गए, पाक फौज के जवान हो गए, अल खिदमत फाउंडेशन के जो नौजवान हैं, जो उनकी टीम्स हैं, और इसके अलावा जितनी भी दीगर इदारे हैं जो कि पाकिस्तान से पहुँचे हैं, तुर्किया पहुँचे हैं, वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम। इतना काइंड जेस्चर है कि उन मुश्किल में घिरे लोगों की मदद करने के लिए, उनको आफत से बचाने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे कल होगी मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।